जी सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट्स चेक किए थे कि क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें सिग्मा प्लेन बताया था। सिग्मा प्लेन तीन टाइप का होता है, सिग्मा एच, सिग्मा बी एंड सिग्मा टी। एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, बी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड डी स्टैंड्स फॉर डायहेड्रल और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायगोनल। वर्टिकल कब किया जाता है, कब उसको प्रोनाउंस किया जाता है कि वर्टिकल प्लेन है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। और अगर वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और अगर दो C2 हैं और उनको बीच में से एक प्लेन काट रहा है तो उसको हम लोग डायहेड्रल या डायगोनल कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के पास सिग्मा एच है तो वो सिग्मा वी ही रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था। तो हमारे पास जो सिग्मा डी होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायगोनल प्लेन। ये कब होता है, इसके होने के लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे होना चाहिए नो सिग्मा एच। अगर मॉलिक्यूल के पास कोई सिग्मा एच नहीं है तो हमारे पास डायहेड्रल प्लेन होगा। और अगर सिग्मा एच है तो वो सिग्मा डी को हम लोग क्या कर देते हैं, सिग्मा वी ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं कहीं लिख देता हूँ, रुको यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा डी इज पॉसिबल when no sigma h is present। अगर सिग्मा एच मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो सिग्मा डी प्रेजेंट होता है। और क्या क्राइटेरिया है, इट शुड डाइसेक्ट टू C2। दो C2 को उसे डाइसेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक C2 ऐसे जा रही है, ये C2 है, एक C2 ऐसे जा रही है। ठीक है, इनके बीच में एक प्लेन अगर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन। ये मैं प्लेन कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी। ठीक है, तो दो केसेस हो गए, केस 1 और केस 2। तो अगर तुम्हें दो C2 दिख रही हैं और बीच में से एक प्लेन ने उसे बीच में से काट दिया है तो वो सिग्मा डी हो सकता है। कब, केस 1 अगर मॉलिक्यूल के पास सिग्मा एच है तो सिग्मा डी क्या होगा, सिग्मा बी के इक्वल होता है। अगर नो सिग्मा एच है, अगर कोई सिग्मा एच नहीं है तो सिग्मा डी इज प्रेजेंट, तो उस केस में सिग्मा डी प्रेजेंट होता है। ये प्लस एंटी लिखा है, प्रेजेंट का साइन है जो मैं जनरली यूज करता हूँ। ओके, सो सिग्मा डी मुझे बताना इम्पोर्टेंट था क्योंकि सिग्मा डी हम लोगों ने बताया, मैंने बताया नहीं था, टाइम खत्म हो गया था। और सिग्मा डी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि हमारे जो क्यूब होता है उसके पास सिग्मा एच होता है। सिग्मा एच होने की वजह से जो भी सिग्मा डी होते हैं उनको हम लोग सिग्मा वी ही बोलते हैं। ये एक बहुत अजीब सा क्राइटेरिया है जो कि फॉलो होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में सिग्मा डी होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स में सिग्मा डी नहीं होता है। जो सिग्मा डी होता है सिग्मा वी में डिफ्रेंशिएट तभी किया जा सकता है जब उसमें सिग्मा एच ना हो। ओके, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो सिमेट्री एलिमेंट्स ही तुम्हें पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। वी बेसिकली हैव थ्री लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो हमारे पास तीन लॉ हैं क्रिस्टलोग्राफी के, मैं इधर लिख देता हूँ। तो तीन लॉज हैं क्रिस्टलोग्राफी के जिसमें से मैंने ये लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ये पहला लॉ है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि इंटरफेशियल एंगल की एक कंसिस्टेंसी होती है, मतलब इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट रहता है मॉलिक्यूल के अंदर। बात करेंगे ये क्या डेफिनेशन है। तो तीन लॉ है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो दूसरा है, और लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस ये तीन है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्योंकि उसके बेसिस पे वीज इंडिसेस और माइलर इंडिसेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट दी वीज इंडिसेस एंड माइलर इंडिसेस, मतलब न्यूमेरिकल आएगा वहाँ से। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है
व्हाट इज़ लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है और उसके कितने लॉज हैं, ये तीनों लॉज तुम्हें लिखने हैं और इनको तुम्हें लिख के आना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिख के आनी है और साथ में एक एक एग्जाम्पल लिख देना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसमें फिर पूरा बताओगे ये क्या है। उसके बाद वहाँ पे आता है वीज इंडिसेस, वीज इंडिसेस के बाद एक और इंडिसेस होती है माइलर इंडिसेस, ठीक है। अगर पूछा जाए तो माइलर इंडिसेस भी तुम बता सकते हो, नहीं पूछा जाए तो जस्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स तुम माइलर इंडिसेस लिख देना। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लॉ के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल की लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट हमारे चीज़ आ गई। पहली है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का हिंदी में मतलब आई डोंट नो कि क्या होता है, बट ये कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे है कि वो कांस्टेंट रहेगा, कि इंटरफेशियल एंगल हमेशा कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, तो एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बोला गया इसको। सो इट्स द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। किसकी कंसिस्टेंसी है, क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है, इंटरफेशियल एंगल। सो बिफोर प्रोसीडिंग हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेशियल एंगल है क्या। सो इंटरफेशियल एंगल तो दो हैं, इंटर और फेशियल, ठीक है। फेशियल का मतलब हो गया फेस और इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, ठीक है। सो कोई भी ऐसा एंगल जो दो फेसेस के बीच में बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल। तो हमें पता है क्यूब है और क्यूब के पास तो 6 फेसेस होते हैं, तो इन फेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है जो क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास तीन एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये तीनों ही एंगल को क्या बोला गया है, इंटरफेशियल एंगल। और इन्हें इंटरफेशियल एंगल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये कहाँ बनते हैं, फेसेस के बीच में। जब दो तीन फेसेस, तीन तरीके के फेसेस हमारे मिलते हैं, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा एंड दिस इज योर गामा, ठीक है। एक्सचेंज भी कर सकते हो, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है लॉ ऑफ इंटरफेशियल लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो ये इंटरफेशियल एंगल्स हो गए। अब इनकी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अब ये कांस्टेंट कैसे रहते हैं, कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब है, तो पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। द एंगल बिटवीन द फेसेस, जो एंगल होते हैं फेसेस के बीच में, जो कि है अल्फा, बीटा एंड गामा, हमें पता है ये हमें पता है ये इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इन्हीं की कंसिस्टेंसी है आर कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। कब, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द क्रिस्टल, शेप ऑफ द क्रिस्टल एंड मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल, फुल स्टॉप। तो इनके रिस्पेक्ट में ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो क्या बोला गया है, पहला चीज साइज ऑफ द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का साइज कुछ भी हो, लेकिन इंटरफेशियल एंगल जो अल्फा बीटा गामा है वो हमेशा सेम रहेंगे। शेप ऑफ द क्रिस्टल, तो अगर क्रिस्टल की तुमने शेप भी चेंज कर दी तो भी उसके अंदर जो इंटरफेशियल एंगल है वो सेम रहेंगे। अब कैसे हैं, अब तो तुम सोच सकते हो कि अगर शेप चेंज कर दी, क्यूब को क्यूबॉइड बना दिया या क्यूब को हेक्सागन बना दिया, तो उसके एंगल चेंज हो जाएंगे। हम वो चीज़ नहीं बता रहे, हम लोग क्रिस्टल की शेप की बात करें। मैं अभी बता दूं, यूनिट सेल की शेप की बात नहीं कर रहे। और थर्ड है मोड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब एक क्रिस्टल को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कुछ जैसे हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्रिस्टल मतलब हम लोग कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करते हैं, और क्रिस्टलाइज करने के लिए हम लोग उसे रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू गुजारते हैं, और उसमें हम लोग रात भर उसे छोड़ देते हैं कि वो क्रिस्टल जो डिजोल्व हो रखा है पानी के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर, वो ग्रो करे धीरे 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 धीरे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स चिपकते रहें और वो पूरा ग्रो करते रहे। मैं अभी ये समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है हमें, द वेरी फर्स्ट थिंग की दो चीजें हैं। एक हो गया हमारा यूनिट सेल,
ये हो गया यूनिट सेल। यूनिट सेल को जब मैं 3 डायमेंशन में लगाता हूँ तो मेरा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसको मैंने 3 डायमेंशन में लगा और ये कुछ इस तरीके से मुझे कोई अजीब सा क्रिस्टल शेप दे दिया। ये तो मैंने क्यूब भी बना दिया। ठीक है, जैसे डायमंड की जो शेप होती है इस तरीके की शेप, मुझे इस तरीके की शेप में मुझे क्रिस्टल मिल गया। तो ये है ओवरऑल शेप ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की ओवरऑल शेप है और ये है शेप ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अब सर, मैं, सर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो ये है शेप ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल की शेप है और ये है ओवरऑल शेप ऑफ द क्रिस्टल। अब मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे तुमने देखा होगा डायमंड। अब डायमंड के अंदर कार्बन होती है और कार्बन वो टेट्राहेड्रली ऐसे अटैच होती है। अब ये जो कार्बन डायमंड है, डायमंड के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम लोग अलग अलग शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डायमंड को एक क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। एक डायमंड की ये शेप बना दी मैंने, एक ये डायमंड की इस तरीके की शेप में मैंने उसे कर दिया। ठीक है, सो जो ओवरऑल शेप है ये हो गई इसकी ओवरऑल शेप। तो जो ओवरऑल शेप है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी यूनिट से बना है, ये क्या बना है, छोटी छोटी यूनिट से बना है। और ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है, यूनिट सेल। ये सारे क्या है, यूनिट सेल। तो जैसे मैं बता दूं, जैसे सेल होते हैं हमारे पास, सेल क्या करते हैं, बहुत सारे जब सेल 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज, एंड दीज टिश्यूज व्हेन एक साथ जब मिलते हैं तो दे फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। तो टिश्यू की शेप चाहे इस तरीके की शेप हो या फिर इस तरीके की शेप हो, ठीक है, किसी भी तरीके की शेप होगी, लेकिन उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सेल है, तो सेल की जो यूनिट की जो शेप है वो अलग है। और जब बहुत सारी यूनिट सेल्स या बहुत सारे सेल जब ये सारे कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया ऑर्गन बन सकता है। इसको इधर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लिवर है, इस तरीके की शेप होती है लिवर की, और लिवर के क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो लिवर के सेल की जो शेप है वो अलग होगी और उसके जो ऑर्गन की शेप होगी वो अलग होगी। ये हो गई ओवरऑल शेप। ठीक है, और आई इफ आई एज्यूम कि लिवर के सेल्स कोई और ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज बना रहे हैं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ लिवर, या मैं लिख रहा हूँ किडनी बना रहे हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये तो कान लग रहा है। तो किडनी बीन होती है, राजमा जो होता है उसको किडनी बीन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वो शेप होती है। तो राजमा के जो दाने होते हैं उसको देखा होगा, वैसी शेप होती है किडनी की। सो ये अगर सेल शेप सेम है लेकिन उसका जो ओवरऑल शेप है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में वो अटैच हुए हैं। ठीक है, सो ये जो यूनिट है इसकी शेप अलग होगी और जो ऑर्गन की शेप है वो अलग है। तो यहाँ पे मैं यही एनालॉजी कर रहा हूँ कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की शेप ऐसी हो सकती है, पतली पतली इस तरीके की शेप हो सकती है। और ये यूनिट सेल है हमारा जो कि क्यूबिक मैंने लिया है। और एक और ले लिया जिसमें मेरे पास इस तरीके की शेप बना रखी है, ट्रेपेजियम टाइप, प्रिज्म बना दिया फॉर एग्जांपल मैंने। इसको नीचे से कर देते हैं, प्रिज्म बना देते हैं। प्रिज्म है और ये रॉड शेप है। ठीक है, इसी से ये बना है, इसी से ये बना है। तो जो क्रिस्टल की जो ओवरऑल शेप है
और इसका ये जो ओवरऑल शेप है, सो ओवरऑल शेप कैन बी डिफरेंट, but shape of the unit cell would remain same. ठीक है, तो क्रिस्टल की जो ओवरऑल शेप है वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो यूनिट की जो शेप होगी वो एज इट इज़ होगी, चाहे वो इस क्रिस्टल के अंदर हो या फिर वो इस क्रिस्टल के अंदर हो। तो यूनिट सेल से तुम कितने भी अलग तरीके की क्रिस्टल बना सकते हो, उनकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, तो लेकिन उसका जो यूनिट सेल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। पहली चीज़ है साइज। तो मैंने एक बड़ा क्रिस्टल लिया और मैंने एक छोटा क्रिस्टल लिया, और ये दोनों एक ही यूनिट सेल के बने। तो इसमें जो इंटरफेशियल एंगल है और इसमें जो इंटरफेशियल एंगल है, जो कि क्या है 90 डिग्री, दोनों क्या है सेम है। तो अगर सेम है तो इसका मतलब है कि इंटरफेशियल एंगल जो है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज द इंटरफेशियल एंगल रिमेन सेम। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी शेप की। सो द इंटरफेशियल एंगल depends upon the shape of the unit cell. तो इंटरफेशियल एंगल किस पे डिपेंड करेगा, यूनिट सेल के, क्योंकि इंटरफेशियल एंगल यूनिट का होता है, पूरे क्रिस्टल का नहीं होता। एंड द शेप ऑफ यूनिट सेल डजंट चेंज, ठीक है, और यूनिट सेल की शेप कभी भी चेंज नहीं होती, हेंस इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। तो इंटरफेशियल एंगल का एंगल जो एंगल होता है इंटरफेशियल एंगल, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर वो 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री रहेगा, चाहे वो बाहर से जो ओवरऑल हमें मॉलिक्यूल कैसे भी दिख रहा है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कंसिडर करता हूँ, एक और एनालॉजी लेता हूँ। मेरे पास है ये वाटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल होता है वो 10.5 डिग्री होता है। तो मैंने इसको कंसिडर करते हैं बॉन्ड एंगल। अब चाहे वाटर हो, H2O लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर H2O गैस फॉर्म में हो, तो फॉर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, H2O ही है। इसका भी मॉलिक्यूल H2 है और इसका भी मॉलिक्यूल क्या है, H2 है। और अगर यूनिट इनकी जो सेम है, जिससे ये बने हुए हैं वो सेम है, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज़ से बने हैं। ठीक है, तो दो अलग क्रिस्टल हो गए तो वो सेम ही बनेगा। और अगर साइज की बात करें तो अगर मैं एक छोटा क्यूब लेता हूँ, छोटा यूनिट सेल ले लिया, चलो मैं ये क्रिस्टल वाला लेता हूँ, एक ये क्रिस्टल हो गया और एक छोटा क्रिस्टल ले लिया मैंने। अब बोथ आर मेड अप ऑफ सेम यूनिट सेल, दोनों ही क्या है, सेम यूनिट सेल से बने हैं। तो अगर दोनों ही सेम यूनिट सेल से बने हैं, तो मैं बोल रहा था कि अगर दोनों सेम यूनिट सेल से बने हुए हैं, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, बाहर से शोर आ रहा है? आपके भी आ रही है और बाहर से म्यूजिक आ रहा है। अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है, रुको 2 मिनट देना मुझे।
मैं बोल रहा था एज बोथ आर मेड अप ऑफ सेम यूनिट सेल, दोनों ही सेम यूनिट सेल से बने हैं, चाहे क्रिस्टल का जो साइज है वो अलग अलग है। देयरफॉर द इंटरफेशियल एंगल हैज टू बी सेम। तो इंटरफेशियल एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ कि इंटरफेशियल एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। तो साइज के एकदम इंडिपेंडेंट है। और जैसे मैंने तुम्हें पहले सिखाया कि इंटरफेशियल एंगल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो वो शेप के भी इंडिपेंडेंट होता है कि ऑर्गन की शेप चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर जो सेल है वो सेम ही रहेगा। और अगर सेम सेल है, सेम यूनिट है, तो उसकी जो एंगल है या उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एग्जैक्टली सेम ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब क्या है कि वो कैसे बड़ा हुआ है। जो क्रिस्टल जो बनता है ना, उसको टाइम लगता है बनने में, ठीक है। और जब वो ग्रो करता है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। और हम चाहें तो उसे जल्दी भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसे 1 महीना भी दे सकते हैं ग्रो करने के लिए। जितना ज़्यादा हम उसे टाइम देंगे उतना बड़ा क्रिस्टल वो ग्रो करेगा, ठीक है, और उतना अच्छा वो ग्रो कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास है कोई क्रूड सैंपल है, बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल क्या होता है, नेफ्थलीन होती है और उसकी बीटा पोजीशन पे OH होता है, ठीक है। दिस इज योर बीटा नेफ्थॉल, और यहाँ पे OH लगा देंगे तो उसे अल्फा नेफ्थॉल बोलेंगे। तो मेरे पास बीटा नेफ्थॉल है और मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। मतलब मेरे पास किस फॉर्म में है, क्रूड सैंपल है, या तुम कंसिडर कर लो कि अमॉर्फस फॉर्म में पाउडर। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म में होगा तो वो क्रिस्टलाइन तो होता नहीं है। तो अगर वो पाउडर फॉर्म है तो वो ऑब्वियसली क्रिस्टल में नहीं होगा, वो अमॉर्फस है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्रिस्टलाइज करता हूँ। तो क्रिस्टलाइज करने के लिए मैंने 3 मेथड लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको डिसॉल्व किया। इसको मिथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा, चलो मैं इथेनॉल में कर देता हूँ। इथेनॉल लिया, ठीक है। इथेनॉल तुम्हें पता होगा क्या होता है, C2H5OH होता है इथेनॉल। इसमें मैंने डिसॉल्व किया तो बीटा नेफ्थॉल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब पार्शियली डिसॉल्व था, पार्शियली डिसॉल्व था। तो फिर मैंने उसको क्या किया, उसको हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, चलो मैंने इसे कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दिया। अब मेरे पास 3 मेथड है इस क्रिस्टल को बनाने के। तो पहला क्या किया, जैसे हम लोग जनरली लैब में करते हैं, लैब में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करा, इसको फिल्टर किया। तो तुम्हें पता होगा जैसे चाय को फ़िल्टर करते हैं, छान लेते हैं, उसी तरीके से एक फ़िल्टर पेपर लगा के हम लोगों ने इसे फ़िल्टर किया, और फ़िल्टर करके हम लोगों ने इसे एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया 1 रात के लिए। तो ये टेस्ट ट्यूब लिया और इसके अंदर छोड़ दिया, और इसको टेस्ट ट्यूब को सहारा देने के लिए एक बीकर लगा दिया। चलो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि टेस्ट ट्यूब सेंड में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बीटा नेफ्थॉल के ना, रात भर लेफ्ट फॉर ओवरनाइट। तो रात भर मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे रात भर छोड़ने से ना क्या होगे, पतले पतले क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके, बीटा नेफ्थॉल के।
ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, एक इसको मैंने फ़िल्टर किया और फिर इसको क्या किया था, गरम था तो उसको क्या किया, लिख देता हूँ व्हाइल हॉट, गरम ही फ़िल्टर करना होता है, व्हाइल हॉट। तो जैसे ही गरम था उसे फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करके मैंने इसे टेस्ट ट्यूब में रखा और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद इसको मैंने रख दिया आइस में, यहाँ पे मैंने लगा दी आइस। तो आइस से क्या होगा, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। मुझे बेसिकली इसको ठंडा करना था और ठंडा करने के लिए मैंने इसे क्या कर दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, आइस रख दिया, तो वो एकदम से उसी टाइम प्रेसिपिटेट हो गया। तो जो उसकी क्रिस्टल्स बने वो अच्छे नहीं बने, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से चमक रहे थे क्रिस्टल, लेकिन वो बहुत अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बने। तीसरा मेथड मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली, एक बीकर लिया, बीकर या एक कोई और वॉयल ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने छोटी सी वॉयल के अंदर एक ट्यूब होती है, वायल बोलते हैं, VIAL। इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन पोलर सोल्यूशन डाल दिया और इसके अंदर पोलर था, और इसको मैंने क्या कर दिया, कैप लगा दी, क्लोज्ड। और इसको मैंने छोड़ दिया 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए मैंने इसको कहीं छिपा के रख दिया कि इसको कोई छेड़े ना, ठीक है। क्या होता है कि क्रिस्टल की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल है, फिर एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर आएगा, ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर आएगा, फिर एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे करते करते मॉलिक्यूल क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा और वो क्या करता रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल को ज़्यादा टाइम दिया जाता है तो वो बहुत अच्छी शेप में ग्रो करता है। तो ये समझ में आया होगा। तो इसमें जो क्रिस्टल बना वो बहुत सुंदर बना देखने में, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, क्या कहते, जैसे जेमस्टोन्स होते हैं, उस तरीके से मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ कि ऐसे क्यूब की शेप में बना और ये बहुत अच्छा बना। यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे से क्यूब्स बन गए, ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स बने, लेकिन उतने अच्छे नहीं है। तो कुछ की शेप ठीक थी, कुछ की टूटी हुई थी, प्रॉपर शेप में वो नहीं है। जब मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा तो शेप थी, वो जो क्रिस्टल थे वो थोड़े बड़े बने, ठीक है, मतलब 2-3 अच्छे से बने और बाकी तो इतने अच्छे से बनते नहीं है, बाकी थोड़े से ऐसे छोटे छोटे अमॉर्फस टाइप के क्रिस्टल भी बने। क्रिस्टल क्या होता है, वो बेसिकली चमकते हैं, ठीक है। तो इनके जो फेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेन होते हैं और वो और अच्छे से वो चमकते हैं, ठीक है। मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्रिस्टल दिखते कैसे हैं। तो ओवरनाइट पे अच्छे बने, और अगर मैंने इसको किया तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। एंड दिस इज योर डिफ्यूजन मेथड, सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड है ये तुम्हें याद नहीं करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब मैंने देखा कि मैंने 3 डिफरेंट तरीके से क्रिस्टल को बनाया, लेकिन क्रिस्टल को जब मैंने बनाया तो उसका यूनिट सेल जो था ना वो तो एग्जैक्टली वही था। तो चाहे मैं उसको कितने ही अलग तरीके से बनाऊँ, 100 तरीके से, 200 तरीके से, अलग अलग तरीके से मैं क्रिस्टल बनाऊँ, उसको एक दिन में, इसको बनाने के लिए मुझे लगे 5 मिनट, इसको बनाने के लिए मुझे लगा एक पूरी ओवरनाइट, मतलब पूरी रात लगी, मतलब 24 घंटे, तुम 12 घंटे तुम कंसिडर करो, और इसको लगा करने के लिए 15 दिन। तो 3 अलग अलग मोड है। इसमें मैंने आइस लिया, इसमें मैंने इसको आराम से छोड़ दिया, और इसमें मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को डिफ्यूज़ होने दिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसके अंदर गया, पोलर अंदर सॉल्वेंट था, उसकी पोलैरिटी कम हुई और वो अच्छे से ग्रो करने लग गया। तो चाहे मैं कितने ही डिफरेंट मेथड यूज़ कर लूँ इसको बनाने के लिए, लेकिन जो अंदर का जो सेल होगा, जो यूनिट सेल होगा, वो हमेशा ही सेम होगा। बाहर से क्रिस्टल चाहे कैसे भी दिखे, अंदर का जो यूनिट सेल है वो वही रहेगा। अगर अंदर का यूनिट सेल वो सेम है तो यूनिट सेल सेम होगा, irrespective of the method, the crystal
unit cell of the crystal remain same। तो यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल क्या होता है, एग्जैक्टली सेम रह जाता है। हेंस द इंटरफेशियल एंगल also remain तो इंटरफेशियल एंगल जो अल्फा बीटा गामा है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, वो 90 डिग्री था, सबका 90 डिग्री ही रहेगा। तो जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल अगर हर किसी केस में सेम है तो इंटरफेशियल एंगल भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यूनिट सेल को पहचाना किससे जाता है, उसके इंटरफेशियल एंगल और उसके एजेस से। अगर ये चेंज हो गए तो यूनिट सेल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड लॉ। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या है, लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से थे, हमारे पास एक ई था जिसको हम लोग कंसिडर करें ना करें एक ही बात है, एक सी एन था, एक आई था और एक सिग्मा था। हमें ये तीन ही इंपॉर्टेंट थे देखने के लिए। तो ई होता है आइडेंटिटी, सी होता है रोटेशनल एक्सिस, आई क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर, एंड सिग्मा इज योर मिरर प्लेन। तो ये चार तरीके के हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम देखे थे। क्रिस्टल सिस्टम देखने के बाद इसमें अब हम लोग लॉ पढ़े हैं, और ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया था, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होना है। तो लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या बताता है, लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताता है एनी क्रिस्टल ऑलवेज हैव सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। कोई भी क्रिस्टल तुम ले लो, उसका जो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही सेम रहेंगे, और जिस टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो उनके फीचर्स हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। जिस चीज़ से जिनकी जो उनकी आइडेंटिटी है, अगर वही चेंज हो गई तो क्रिस्टल ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी आइडेंटिटी किससे पता चलती है, हमारा आई कार्ड से, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड से। अगर हमारा आधार कार्ड चेंज हो गया तो हम वो सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम चेंज हो जाएंगे तो हमारा आधार कार्ड चेंज होगा, उल्टा नहीं हो सकता कि हमारा आधार कार्ड चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पे वही मतलब है कि अगर उसके सिमेट्री एलिमेंट्स चेंज हो गए तो वो वाला क्रिस्टल नहीं है, वो क्रिस्टल भी क्या होगा, ये दूसरा होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। हमारे फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक होते हैं। कोई भी दो ट्विंस ले लो, उनके भी फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, सेम नहीं होते। तो फिंगरप्रिंट से तुम पहचान, अगर तुमने कोई क्राइम किया है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे है, तो तुम बहुत आराम से फंस सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी क्या है, आइडेंटिटी है। ऐसी क्रिस्टल जो है उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसके इंटरफेशियल एंगल्स उसकी आइडेंटिटी है, उसके एजेस ए बी सी किस तरीके से हैं, कि कौन किसके इक्वल है, वो उसकी आइडेंटिटी है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि उन्हीं की वजह से बनती है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो गई तो मतलब क्रिस्टल भी चेंज हो गया, वो क्रिस्टल वो नहीं है। समझ में आया? तो ये जो आइडेंटिटी है, अगर उसके फिंगरप्रिंट्स चेंज हो गए तो मतलब वो पर्सन नहीं है, वो कोई और पर्सन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं मतलब सब की बात करेंगे हम लोग करके। एनी क्रिस्टल ऑलवेज हैव सेम टाइप एंड सेम नंबर। तो क्या बोल रहे हैं, सेम टाइप। तो जैसे हमारे पास सी एन है, आई है और सिग्मा है। सी एन कितने हैं, 30 है, आई कितना होता है, 1 होता है, और ये कितने होते हैं, 9। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 23। तो अगर मेरे पास 13 सी एन है क्यूब में, तो वो हमेशा 13 रहेंगे, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिग्मा 10 हो जाएंगे, सी एन 12 हो जाएंगे, ये कभी भी इनका नंबर चेंज नहीं होगा। क्यूब के पास 13 सी एन होते हैं, रोटेशनल एक्सिस 13 है, सिग्मा प्लेन 9 है, तो वो उतने ही रहेंगे, वो एक भी
केस में चेंज नहीं हो जाएंगे और ओवरऑल जो नंबर है वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम टाइप, टाइप कौन से, मतलब सी एन आई और ए, तो इनके जो टाइप्स हैं वो उतने ही रहेंगे, मतलब सी एन 13 है तो सी एन 13 ही रहेंगे, आई एक है तो क्यूब में आई एक ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कयामत आ जाए वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और 9 सिग्मा प्लेन है तो वो 9 ही रहेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज द लॉ, इसलिए इसको लॉ बोला है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसमें से एक भी चीज़ चेंज हुई तो मतलब क्रिस्टल सिस्टम ही दूसरा है, वो क्रिस्टल सिस्टम नहीं है। तो क्रिस्टल सिस्टम के जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और जितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जो इनका इंटरफेशियल एंगल है वो वही रहेगा और जो उनके एजेस हैं वो वही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 13 हमारे पास सी एन थे, आई हमारे पास एक था, 9 हमारे पास प्लेन थे। तो 9 हमारे पास प्लेन है, ये मैंने दिखाई दे रखा है, लिखा बना रखे हैं, मतलब लास्ट क्लास में बनाए थे, ये दूसरी तरीके से बना रखा है। ओके, सो मैंने ये क्यूब ले लिया, तो क्यूब में एक ये प्लेन ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। ये वाला क्या है, C4 है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये सिग्मा एच होगा, ठीक है। सिग्मा वी नहीं होगा, ये क्या होगा, सिग्मा एच होगा, लेकिन प्लेन इधर भी है, ठीक है। तो ये सारे प्लेन क्या होंगे, सिग्मा एच ही हैं, और इसको सिग्मा वी भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस एक्सिस को तो देख रहे हो उस पॉइंट पे। सिंस ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम लोग सिर्फ प्लेन को देखते हैं कि कितने प्लेन हैं, कौन से प्लेन है, उससे हम लोग को ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास 6 प्लेन है, 6 प्लेन है, और 6 सॉरी जो ये सिग्मा प्लेन है वो क्या करता है, डाइसेक्ट करता है 4 को, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे क्या बन जाएंगे, 3 ये वाले बन जाएंगे, कल मैंने करके दिखाया ही था, ठीक है। और 6 ये वाले होंगे, कौन से, डायगोनल प्लेन्स, ठीक है। इनको डायगोनल प्लेन हम लोग नहीं बोलेंगे, इनको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि सिग्मा डी कब होता है, व्हेन नो सिग्मा एच इज प्रेजेंट, अगर कोई सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा डी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सी एक्सिस ये है और एक C2 एक्सिस ये है, और बीच में से इसको दो C2 एक्सिस को ये काट रहा है, तो ये सिग्मा डी हो सकता है। लेकिन सिंस इसके पास सिग्मा एच है तो ये सिग्मा डी को हम लोग सिग्मा वी ही बोलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि 6 ये हैं, पीछे 3 थे, ओवरऑल कितने हो गए तुम्हारे पास, 9 हो गए, ठीक है। सो 9 सिग्मा प्लेन्स है हमारे पास, कौन किस टाइप का वो हमें नहीं ध्यान देना है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, यहाँ मैं जाऊँगा और उसके पीछे पहले मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, सेम मिल रहा है, इधर मूव किया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, मुझे सेम ही चीज़ मिलेगी, इधर मूव किया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव किया तो मुझे सेम कॉर्नर्स मिल रहे हैं, कैसे भी मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, सेम ही चीज़ मिलती है। तो अगर मुझे सेम चीज़ मिल रही है तो मतलब उसके पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो इट हैज़ वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आई इसके पास क्या है, एक है, ठीक है। और सी एन इसके पास थे तो ये क्या है, C4 है, ठीक है। मैं इसको फिर से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक ये हो गई जो पीछे से जा रही है, ये C4 हो गई, और एक C4 कहाँ है, यहाँ से निकल रही है, तो ये C4 है। तो हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री है, मतलब 3C4 है। C3 एक्सिस हैं जो डायगोनल से जाएंगे, ये हो गई C3, ये भी हो गई C3, ये भी C3 है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितने हैं, हमारे पास ये कितनी हो गई, 1 2 इधर वाली रह गई, ठीक है। एक ये वाली भी क्या है, C3 है, ठीक है। सो इट पासेस थ्रू टू ऑपोजिट
कॉर्नर्स, ठीक है। तो दो अपोजिट कॉर्नर से ये मूव कर रही है, तो दो अपोजिट कॉर्नर से मूव करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। तो एक एक्सिस के लिए हमें 2 कॉर्नर्स चाहिए होते हैं, तो हम ओवरऑल हमारे पास कितनी होंगी, 4 3/4, ठीक है। इसको अगर तुम लोगों ने नहीं याद है तो एक बार पीछे पुरानी वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना। अच्छे से मैंने तुम्हें उस टाइम पे बताया था और वीडियो भी भेजी थी जो ये दूसरे यूट्यूब चैनल की थी, जहाँ पे वो अच्छे से उन्होंने एनिमेट करके दिखा रखी थी। और बाकी हमारे पास क्या है, C2 एक्सिस है जो ये वाली है, ठीक है। वो अपोजिट एजेस से जा रही है, तो एजेस कितने हैं हमारे पास, 12 हैं, तो ओवरऑल कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी हमें, ठीक है। 12 एजेस। एक C2 के लिए कितने चाहिए हमें, 2 अपोजिट एजेस चाहिए, तो 12 एजेस के लिए हम हमारे पास कितने आएंगे, 6 C2 आएंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 C2 के लिए हमें 12 एजेस चाहिए, 12 एजेस हैं, तो हमारे पास 6 C2 है। टोटल कितनी होगी, 6 + 4 + 3, 6 ये वाली C2, 4 हमारे पास क्या है C3 एंड 3 हमारे पास क्या है C4। तो 6 4 10 + 3 = 13, तो हमारे पास क्या है, 13 टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास है, ठीक है। सो 13 एक्सिस हो गई हमारे पास, तो CN हमारे पास 13 है, सिग्मा हमारे पास 9 है, I हमारे पास 1 है, तो 9 + 1 10, 20 और 3 23, तो 23 एलिमेंट्स, और ये हमेशा 23 रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप और नेचर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। जो चाहे क्रिस्टल की शेप कुछ भी हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, या कोई भी मोड ऑफ ग्रोथ हो, हमेशा जो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एक नया चीज है जो कि हमें अच्छे से करना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। तो रेशनल यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, रेशनल स्टैंड करता है फॉर रेशनल नंबर। तो तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वी हैव रेशनल नंबर्स, तो वही रेशनल नंबर है, और ये इंडिसेस क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे बताऊंगा। इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज अ रेशनल नंबर मल्टीपल ऑफ यूनिट सेल इंटरसेप्ट। एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज की इंटरसेप्ट क्या होता है, तो अगर मैं मेरे पास ग्राफ ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी और ये होगी वाई एक्सिस। अगर मैं बीच में कोई भी एक लाइन बनाता हूँ, मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, एक्स्ट्रापोलेट होके ये इस पॉइंट पे इसको कट करेगी, तो जिस पॉइंट पे उसे कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये वाई एक्सिस पे है, और इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो भी इंटरसेप्ट है, लेकिन ये इंटरसेप्ट कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, और ये इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे है। तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई भी लाइन या कुछ भी अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है, तो जिस पॉइंट पे काटता है वो उसका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। लेकिन हमें कहाँ से वैल्यू लेनी है, 0 से लेनी है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 है तो इसका इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 है, और यहाँ पे 3 है तो इसका इंटरसेप्ट 3 है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जब भी किसी एक्स और वाई और जेड एक्सिस को काट देती है, बीच में से काट देती है, जैसे मैं प्लेन दिखाऊंगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड c डिनोट्स योर इंटरसेप्ट, m स्टैंड्स फॉर योर स्लोप, x क्या है, x एक्सिस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y एक्सिस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटरसेप्ट और m की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्लोप और इंटरसेप्ट की। तो ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू होती है, और यहाँ पे c को हम लोग डिनोट करते हैं इंटरसेप्ट। तो अगर तुम्हें किसी लाइन का इंटरसेप्ट ढूंढना है तो यहाँ पे देख लो कि कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड यू फाइंड कि 5 है, तो ये जो इंटरसेप्ट होगा इसका क्या होगा, 5 होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। तो कोई भी मैंने क्रिस्टल का फेस ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल का ये फेस ले लिया, और यहाँ पे मेरी एक्स वाई एक्सिस है, तो ये होगी एक्स एक्सिस,
ये हो गई y एक्सिस एंड ये हो गई मेरी z एक्सिस। ठीक है, तो ये क्रिस्टल कहाँ पे कट कर रहा है x y और z को, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये कट कर रहा है तो ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। ये 0 है तो मैं 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और ये 2.3 पे इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसको मैंने 1 लिया, ये 2 है तो ये इसको मैं मान लेता हूँ 1.5 इसका है। ठीक है, और ये 1 यहाँ पे था तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0.9 पे इसने z एक्सिस को काटा है। तो जहाँ पे भी प्लेन काटेगा x y z एक्सिस को, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस, कभी भी कोई भी क्रिस्टल लेटिस लोगे, उसका कोई फेस लोगे तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। तो इंटरसेप्ट जहाँ पे उसने कट किया वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर मल्टीपल होगा यूनिट सेल इंटरसेप्ट के। तो हमारे पास यूनिट सेल होता है, तो क्रिस्टल किससे बना होता है, बहुत सारे यूनिट सेल के मिलने से। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, क्रिस्टल। चलो मैं पहले इधर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ये ले लिया, फेस ले लिया। तो फेस लेट पी क्यू आर बी एनी प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल। तो मैंने कोई फेस ले लिया इसका। ठीक है, ये कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को इधर काट रहा है, वाई एक्सिस को इधर कट कर रहा है और जेड एक्सिस को इधर कट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ये ओ क्या है, ओरिजिन है, 0 वैल्यू है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ओ क्यू क्या है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट। ओ आर, ये जो ओ आर है ये किसको काट रहा है, वाई एक्सिस, तो वाई इंटरसेप्ट। एंड ओ पी इज योर जेड इंटरसेप्ट। तो इतना तो तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये किससे बना है, एन टाइम्स ऑफ यूनिट सेल से। बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे तब एक प्लेन बनेगा। तो जो ये प्लेन बना है वो बहुत सारे यूनिट सेल से बना होगा, और यूनिट सेल का क्या इंटरसेप्ट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मैंने एक यूनिट सेल ले लिया, ये क्या है, यूनिट सेल। और हमें पता है कि यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटिस होती है। तो जो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, बहुत सारी यूनिट सेल से बना होता है जब वो 3 डायमेंशन में एक दूसरे के साथ अटैच होता है। तो क्रिस्टल यूनिट सेल से छोटा कोई यूनिट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक यूनिट है। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ओ ए, इसको ए ले लिया, ओ बी को मैंने बी ले लिया और ओ सी को मैंने ले लिया सी। ठीक है, तो ये क्या है, 3 एजेस हैं, 3 एजेस होते हैं हमारे पास यूनिट सेल के। क्या होते हैं, ए बी एंड सी। ए क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में, बी क्या होता है, वाई डायरेक्शन में, सी क्या होता है, जेड डायरेक्शन में। तो ओ ए इज द यूनिट सेल इंटरसेप्ट। ये यूनिट सेल का इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्वल्स टू ए। ओ बी क्या है, ये जो ओ बी है ये कहाँ किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो इसको मैं बोलूँगा यूनिट सेल इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो इसको मैं इक्वल कर दूंगा बी के। एंड सिमिलरली ओ सी इज ऑल्सो अ यूनिट सेल इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया सी के। ठीक है, क्योंकि एज लेंथ क्या होती है, ए बी सी होती है, और ए बी सी क्या है, यूनिट है, एक यूनिट है। अब जब ये क्रिस्टल बनेंगे तो जैसे एक क्रिस्टल है, एक क्यूब, फिर इसके साथ एक और क्यूब जुड़ गया तो ये 2 क्यूब हो गए, फिर इसके साथ क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा तो एक क्रिस्टल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिस्टल के अंदर हमें नहीं दिखेगा कितने यूनिट सेल है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था लिवर के अंदर हमें नहीं दिखेगा कि कितने सेल्स हैं। तो लिवर की एक प्रॉपर शेप होगी। तो अगर उसकी एक प्रॉपर शेप है तो वो भी क्या करेगा, एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, और एक्स वाई एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर मल्टीपल होगा। तो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जो बनता है वो एन टाइम्स बनता है यूनिट सेल के। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि एन क्या है, एक रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एक यूनिट और आधा यूनिट मिलके एक क्रिस्टल बनाया हो, 2.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, 4 यूनिट, किसी भी डायरेक्शन में ये जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एन का 1 या 2 इंटीग्रल मल्टीपल होगा, नहीं, ये रेशनल नंबर होता है। किस रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या करें, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसको मैंने रख लिया। तो अगर ये कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो सकता है, डिनोट हो सकता है, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो 1 इज अ रेशनल नंबर, 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 2/1 लिख सकते हैं, 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सिमिलरली -1 को मैं ये लिख सकता हूँ,
-3 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रैक्शन में हो सकती है, और 5/9 इज़ ऑलरेडी अ फ्रैक्शन, ठीक है? और ये ऑलरेडी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में डिनोट हो रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में डिनोट हो सके या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये जो n है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्रिस्टल का जो इंटरसेप्ट है, तो अगर मैं सिर्फ लेता हूँ, इफ एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस में यूनिट सेल जुड़ा होगा। तो अगर 1 डायमेंशन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, n इंटू यूनिट सेल इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू क्रिस्टल इंटरसेप्ट। क्रिस्टल का जो प्लेन लिया है उसका इंटरसेप्ट, ठीक है? तो n इंटू यूनिट सेल इंटरसेप्ट क्या है, एक्स डायरेक्शन में a है, तो n इंटू a, और क्रिस्टल इंटरसेप्ट क्या है, मैंने लिया था ओ क्यू। सो यहाँ पे जो ओ क्यू होगा वो n टाइम्स होगा a के, ठीक है? सिमिलरली ओ पी, मैं एक बार देख लेता हूँ p किसके लिए, मैंने z एक्सिस के लिए लिया था। p इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ c के, एंड ओ पी क्यू आर n टाइम्स होगा b के, वेयर n इज दी नंबर, रेशनल नंबर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये यूनिट सेल एक बहुत छोटी सेल है, ठीक है? और ये क्या है, फेस ऑफ एनी सेल जो मिलके बहुत सारी यूनिट सेल से n टाइम्स मिलके ये बना है। तो ये जो n टाइम है ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है? तो लॉट ऑफ यूनिट सेल जब मिलेंगे तो वो करेंगे, तो ओ क्यू क्या होगा, एक रेशनल नंबर इंटू ए होगा। तो ओ क्यू अपॉन ए क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये जो रेशनल नंबर होते हैं इनको हम लोग डिनोट करते हैं m, n एंड p से, ठीक है? ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए, और z एक्सिस के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ क्यू अपॉन ओ ए। ओ ए क्या है, a है। ओ आर अपॉन ओ बी एंड ओ पी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू m इंटू पी, ठीक है? या फिर मैं इसको इधर देखो, m के इक्वल रख देता हूँ, ओ आर इज इक्वल ओ पी, n कर दिया, m n p, ठीक है? या फिर इसको ओ ए हमारा a है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओ क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू m, ओ आर अपॉन बी इज इक्वल टू n, एंड ओ पी अपॉन सी इज इक्वल टू p। और इन सब की अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है? ये रेशियो ये, या फिर ओ क्यू या फिर ओ क्यू ओ पी ओ आर इज इक्वल टू m इंटू ए, n इंटू बी एंड p इंटू सी। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो x इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो x इंटरसेप्ट है उसको मैं लिख सकता हूँ m टाइम्स ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। तो m क्या है, कोई रेशनल नंबर है। तो x इंटरसेप्ट मेरा था o, मैं इसको क्या लिया था, पी क्यू आर लिया था, पी क्यू आर, ये x एक्सिस, ठीक है? ओ क्यू इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू अपॉन a इज इक्वल्स टू m, ठीक है? जो कि m, n एंड p आर 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है? अब ये मत कंसिडर करना कि ये तीनों डायरेक्शन में इक्वली होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है इसकी लेंथ बड़ी हो तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गया, और इसकी ब्रेथ कम है तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ यूनिट सेल अटैच हुए, ठीक है? यहाँ पे 10 अटैच हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, 2 अटैच हुए, ठीक है? तो शेप कुछ भी हो सकती है, तो शेप की बेसिस पे जो पूरे क्रिस्टल का जो फेस है वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कितना भी हो सकता है। तो ये एम एन पी हमेशा सेम नहीं होंगे, ठीक है? Similarly, OP is equals to P times of C. तो OP upon P is equals to OP upon C is equals to P, and similarly OR is equals to N times of B. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OR upon B is equals to N, ठीक है? और ये लिखने के बाद मैं ये लिख सकता हूँ OQ upon A रेशो OP upon C रेशो OR
पी, नहीं पहले मैं इसको लिख देता हूँ, बी को लिख देता हूँ, ओ आर अपॉन पी एंड ओ पी अपॉन सी इज इक्वल्स टू एम रेशो एन रेशो पी, ठीक है। या फिर इसको एम कॉमा एन कॉमा पी लिख देंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो एम एन पी होते हैं इसको बोला जाता है वीज इंडिसेस। ये क्या है, वीज इंडिसेस है। वीज इंडिसेस क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें बताता है कि हमारा प्लेन कहाँ पर है। तो इन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है, क्या कहाँ पे हमारा प्लेन होगा, किस टाइप का प्लेन है। तो वीज इंडिसेस और रेशनल इंडिसेस, ये रेशनल इंडिसेस है और ये हमारा हमें बताता है कि मॉलिक्यूल कहाँ पे है, कैसा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, रेशनल इंडिसेस, ठीक है। 2 तरीके की होती है, वीज इंडिसेस और माइलर। तो वीज तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, लेकिन इसके न्यूमेरिकल रह गया, तो टाइम हो गया। इसको हम लोग वीज इंडिसेस और माइलर इंडिसेस को कल देखते हैं, ठीक है। तो कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। हमें बेसिकली न्यूमेरिकल देखना है, कल ज़्यादा टाइम होगा तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेंगे। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस को मैं फिर से एक बार और बता दूंगा।